ये कहानी जॉर्डन बेलफोर्ड की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए कमाए और इस मकसद के लिए उन्होंने ऐसा ही रास्ता इख्तियार किया जिससे उन्हें कामयाबी तो मिल गई, पर उनकी ज़िंदगी में उनका सब कुछ छिन गया। जोकर एक्स फैक्टर प्रेजेंट्स द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये कहानी है जॉर्डन बेलफोर्ड की, जिसने ज़िंदगी में बहुत दौलत कमाई, वो हर चीज़ पाई जो हर किसी का सपना होता है। उसके पास हर तरह का ऐशो आराम, ज़िंदगी की हर सहूलत होती है, पर वो पूरी तरह से नशे और लड़कीबाजी में डूबा हुआ होता है। और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है 2 साल पहले, यानी फ्लैशबैक में, जहाँ जॉर्डन को दिखाया जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वो एक स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर की जॉब ज्वाइन करता है। उसका बॉस, जिसका नाम एल एफरोज चाइल्ड है, वो ड्रग्स और लड़कीबाजी का आदी है। वो जॉर्डन को भी अपनी तरह ज़िंदगी जीने को बोलता है। वो जॉर्डन को मार्केट के बारे में यही सिखाता है कि क्लाइंट को नहीं बल्कि खुद को अमीर बनाने के लिए काम करो। वो बताता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में क्लाइंट को सिर्फ ऑन पेपर ही अमीर बनाओ, लेकिन खुद कमीशन लेकर अमीर बन जाओ। जॉर्डन की ज़िंदगी ठीक ठाक ही चल रही होती है कि पर सब कुछ बदल जाता है जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में ब्लैक फ्राइडे का दिन आता है, जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था। मार्केट क्रैश होने की वजह से जॉर्डन की जॉब छिन जाती है और जॉर्डन कोई भी काम करने को तैयार होता है। वो न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि वो स्टॉक ब्रोकिंग का काम ही करे। वो कहता है कि मार्केट क्रैश हो गया है, इस वक्त किसी को स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत नहीं। तभी उसकी वाइफ अखबार के छोटे से इश्तिहार पर नज़र डालती है, जो कि एक छोटी सी ब्रोकरेज कंपनी का होता है। अगले दिन जॉर्डन वहाँ जाता है। ये एक बॉयलर रूम ब्रोकरेज फर्म होती है। बॉयलर रूम एक तरह का कॉल सेंटर होता है, जहाँ पर लोग कस्टमर्स को कॉल्स करते हैं, उन्हें झूठी पॉलिसीज़, झूठे वादे करके उनके पैसे इन्वेस्ट कराते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है और उनके कस्टमर्स नुकसान में रहते हैं। जॉर्डन यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करता है। जॉर्डन अपनी बातों से और अपनी काबिलियत से उनको यकीन दिलवाता है कि वो उनकी कंपनी के लिए अच्छा कर सकता है, और जॉर्डन को जॉब मिल जाती है। जॉर्डन ने पीछे से जो भी सीखा होता है वो यहाँ इम्प्लीमेंट करता है। उसके अलावा उसके खुद के पास भी काबिलियत होती है और वो कई लोगों का पैसा अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट कराता है, जिससे वो कमीशन भी लेता है। अब जॉर्डन की माली हालत पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाती है। वो एक शानदार जैगवार कार भी खरीद लेता है। एक दिन एज़ोफ नामी शख्स जॉर्डन से मिलता है और जॉर्डन से पूछता है कि वो काम क्या करता है। जॉर्डन उसे बताता है तो उसे यकीन नहीं आता कि उसने स्टॉक ब्रोकर की जॉब से इतने पैसे कमा लिए कि शानदार जैगवार कार को ख़रीदा। ये वो वक्त होता है जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया होता है। लोगों के पास पैसा नहीं है। जॉर्डन के पास इतना पैसा है कि उसने कार को ख़रीदा। वो जॉर्डन से पूछता है कि तुम हर महीने कितने पैसे कमा लेते हो। जॉर्डन बताता है कि $70,000। एज़ोफ को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि अगर तुम अपनी पे स्लिप दिखाओ तो मैं अभी इसी वक्त अपनी जॉब छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा। जॉर्डन अपनी पे स्लिप दिखाता है। एज़ोफ उसी वक्त अपनी कंपनी, जो कि बच्चों के फर्नीचर बनाती है, को कॉल करता है और कहता है कि मैं आज इसी वक्त जॉब छोड़ता हूं। और उसके बाद एज़ोफ और जॉर्डन पार्टनरशिप करके अपनी फर्म खोल लेते हैं, क्योंकि जॉर्डन ने भी अपनी जॉब छोड़ दी होती है और जॉर्डन अपने कुछ पुराने दोस्तों को अपनी फर्म में शामिल कर लेता है। और एक शाम को ये सब के सब रेस्टोरेंट में बैठकर बिजनेस डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। जॉर्डन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम ये पेन बेच कर दिखाओ। वो उसे अपना पेन दे रहा होता है। वो आदमी बहाना कर देता है। वो कहता है कि मैं पहले अपना खाना ख़त्म कर लूँ। जॉर्डन वही पेन अपने आदमी को देता है जिसको उसने सारी बिजनेस की तकनीक सिखाई होती हैं, और वो उसे कहता है कि तुम मुझे इस पेन को बेच के दिखाओ। उसके हाथ से पेन ले लेता है और अगले पल कहता है कि क्या मुझे नैपकिन पर आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। जॉर्डन कहता है कि मेरे पास पेन नहीं है। वो पेन सामने रखते हुए कहता है कि पेन ये रहा। कहने का मतलब ये होता है कि किसी को भी कुछ भी बेचने से पहले उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, या आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है। और यही बिज़नेस की सबसे बड़ी तकनीक होती है। और अब उनकी कंपनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उससे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉर्डन का तेज़ दिमाग और बिज़नेस की सेल्स की जो तकनीक होती हैं, इससे कंपनी बहुत सारा पैसा कमा लेती है। दरअसल उनका पैसा कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया ये होता है कि एक तरफ तो अपने क्लाइंट्स को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद करवाते हैं, ताकि वे उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर दें। दूसरी तरफ उन्हें क्लाइंट्स को ये छोटी कंपनियों के शेयर्स खरीद करवाते हैं, जो सारे के सारे शेयर्स उनके पास होते हैं,
उन क्लाइंट्स को बताते हैं कि उन शेयर्स को ख़रीदने से उन्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, और जो शेयर 500 का होता है वो उसी शेयर को दुगनी कीमत पर अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं, जिससे उन्हें तो बहुत फ़ायदा होता है लेकिन उनके क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इस तरह के काम को कहा जाता है पंप एंड डंप, यानी किसी को झूठ बोलकर मिसगाइड करके कम दामों के शेयर्स को ज़्यादा पैसों में ख़रीदवाना और पूरा प्रॉफिट खुद ले लेना। और अब जॉर्डन की कंपनी धीरे धीरे आसमान छूने लगती है और जॉर्डन का स्टाफ भी बहुत बढ़ जाता है, पर कामयाबी के साथ साथ वो पूरी तरह से ड्रग्स और लड़कीबाजी का आदी हो जाता है। साथ ही उसका दोस्त अपनी कंपनी की कामयाबी पर पार्टी रखता है, जिसमें हर तरह का नशा, लड़की और अय्याशी होती है। और इसी दौरान जॉर्डन का नाम फोर्ब्स मैगज़ीन में छपना शुरू हो जाता है। हालांकि मैगज़ीन में इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें भी लिखी होती हैं, लेकिन ये मैगज़ीन इतनी बड़ी होती है कि उस मैगज़ीन में नाम आने के बाद वो पूरी तरह से फेमस हो जाता है। और हर रोज़ उसी की कंपनी में 100 से ज़ायद लोग काम मांगने के लिए आने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और अब जॉर्डन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नोमी होता है। नोमी को देखते ही जॉर्डन को उससे प्यार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये फिज़िकली भी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जॉर्डन की बीवी को इनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से जॉर्डन और उसकी बीवी का डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के बाद जॉर्डन नोमी से शादी कर लेता है और ये शादी बहुत ही शानदार तरीके से होती है। जॉर्डन इसमें बहुत पैसा खर्च करता है, साथ ही साथ वो अपनी बीवी नोमी को एक यॉट भी गिफ्ट करता है। अगले 18 महीनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, यहाँ तक कि जॉर्डन अपना एक नया घर भी खरीद कर लेता है जहाँ नौकर चाकर और दुनिया की सारी सहूलतें मौजूद होती हैं। पर कुछ दिनों बाद जॉर्डन की बीवी नोमी उसकी अय्याशियों से परेशान हो जाती है और अब इन दोनों के दरमियान में नोक झोंक होना शुरू हो जाती है। वहीं FBI की नज़र जॉर्डन की कामयाबियों पर पड़ती है। उनके हाथ जॉर्डन की दूसरी शादी का टेप लगता है, जिससे वो भांप लेते हैं कि जॉर्डन बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है और अब FBI इसकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। उसी बीच जॉर्डन $22 मिलियन शेयर मार्केट में इलीगल तरीके से कमाता है। जॉर्डन के डैड उसे समझाते हैं कि इसे तरीके से काम करना होगा ताकि वो FBI की नज़र से बचा रहे। वहीं सिर्फ 3 घंटों में $22 मिलियन कमाने के बाद FBI का शक जॉर्डन पर और भी पुख्ता हो जाता है। इसीलिए FBI ऑफिसर्स उसके यॉट पर उससे मिलने आते हैं। जॉर्डन वहां बहुत ही समझदारी से बात करता है और बातों ही बातों में इन ऑफिसर्स को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऑफिसर्स थोड़ा भड़क जाते हैं और उनमें बहस भी होती है। वो ये बोलकर चले जाती हैं कि दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी। जॉर्डन अब जानता है कि FBI उसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए वो स्विस अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए स्विट्ज़रलैंड चला जाता है। वहाँ पर एक बैंक वाले से मिलकर अपनी बीवी की आंट एमा के नाम से अकाउंट खुलवाता है, जो कि ब्रिटिश नेशनैलिटी की होती है, यानी कि अमेरिकन अथॉरिटी और FBI से बहुत दूर, और ना ही FBI को उस पर किसी किस्म का कोई शक होगा। और दूसरी तरफ जॉर्डन के दोस्त एज़ोफ और ब्रैड का एक दूसरे से सड़क पर झगड़ा हो जाता है, जिनके साथ वो काम करता है। एज़ोफ तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ब्रैड को वहाँ पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि बीच सड़क में झगड़ा करना कानूनी जुर्म है, और इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ जॉर्डन का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जॉर्डन को बताता है कि ब्रैड को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उसे ये डर होता है कि ब्रैड कहीं सारा कच्चा चट्टा खोल ना दे और ये बता ना दे कि पैसा कहाँ पड़ा है और कैसे कमाया है। यहाँ तक कि उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे बताता है कि FBI उसके घर पर उसका फ़ोन टेप कर रही है, उसे संभल कर रहना चाहिए। साथ ही साथ वो इस बात पर भी नाराज़ होता है कि जब यॉट पर FBI का अफसर उसे मिलने आया था तो उसने उसे रिश्वत देने की कोशिश क्यों की थी, जिस पर जॉर्डन साफ इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब जब वो अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से बातें कर रहा होता है तभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिरता है। उसकी वजह होती है ड्रग का ओवरडोज और टेंशन। वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और सीधा अपने दोस्त, अपने पार्टनर एज़ोफ के घर जाता है। वहाँ उन दोनों के दरमियान झगड़ा होता है। जॉर्डन उसे कहता है कि ब्रैड गिरफ्तार हो गया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब हम दोनों भी अरेस्ट हो जाएंगे, FBI हमें नहीं छोड़ेगी। एज़ोफ को इसकी बात समझ नहीं आती क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा नशे में होता है। और जब जॉर्डन की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने 2 पुलिस वाले होते हैं। उसे घर से बाहर लेकर चले जाते हैं, जहां जॉर्डन की गाड़ी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूटी फूटी होती है। जॉर्डन को याद आता है कि वो किस तरह से फास्ट ड्राइविंग करके घर तक पहुंचा है,
उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता कि ये गाड़ी उसी ने चलाई है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। दरअसल FBI को पता है कि जॉर्डन गलत तरीके से पैसे कमाता है, वो किस तरह उसकी पूरी पोल खोलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास कोई सबूत नहीं होता क्योंकि जॉर्डन का सारा पैसा अब स्विस बैंक में है। अगले दिन उसके वालिद उसे समझाते हैं कि उसे ये कंपनी छोड़नी होगी, पुलिस और FBI दोनों की नज़रों से दूर रहना होगा। उसी दौरान तुम्हारे वकील तुम्हारा केस लड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम हैं उन सब को तुम्हारे ऊपर से हटा देंगे। तुम्हारा दोस्त अज़ौफ़ तुम्हारी कंपनी संभाल लेगा। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है, अब तुम्हें उसे इंजॉय करना चाहिए। जॉर्डन अपने वालिद की बात मान जाता है और अगले दिन वह अपनी कंपनी में जाता है, जहाँ पर उसका फेयरवेल होता है। जॉर्डन के कंपनी छोड़ने से वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब के सब बहुत दुखी होते हैं। हालांकि जॉर्डन ने दुनिया को धोखा दिया था, लेकिन वह अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा था। उसने सबकी कहीं ना कहीं मदद की थी। वह अपनी स्पीच में पुराने दिन याद भी करता है जब उन्होंने अपनी कंपनी नई शुरू की थी। वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब के सब इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। पर अगले ही पल जॉर्डन डिसाइड करता है कि वह कंपनी नहीं छोड़ेगा, वो यहीं इसी कंपनी में काम करेगा जिसने उसे ज़िंदगी में सब कुछ दिया। और उसके इस फैसले से उसके सभी एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 महीने की सज़ा काटने के बाद ब्रैड जेल से बाहर आ जाता है। उसने FBI को अज़ौफ़ और जॉर्डन और उनके काम के बारे में कुछ नहीं बताया होता। उस बात से जॉर्डन बहुत खुश होता है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है। वो उसे बहुत सारे पैसे भी ऑफ़र करता है, लेकिन ब्रैड कहता है कि अब वो इनके साथ काम नहीं कर सकता। दरअसल उसे एहसास हो गया होता है कि उनका पैसा कमाने का तरीका गलत है, इसीलिए वो उनका साथ छोड़ देता है। वहीं अब FBI जॉर्डन के स्टाफ से भी इन्वेस्टिगेशन करती है, पर कोई भी जॉर्डन के खिलाफ नहीं बोलता, इसलिए FBI को कोई सबूत नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और 3 साल गुजर जाते हैं और ये वक्त होता है 1996 का, जहाँ जॉर्डन और अज़ौफ़ अपनी अपनी बीवियों के साथ यॉर्ट से इटली जा रहे होते हैं। वो तभी उन्हें पता चलता है कि आंट एमा को हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई है। यह सुनकर जॉर्डन परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हीं के नाम पर उसने स्विस बैंक में अकाउंट खोला था। उसका जितना भी ब्लैक मनी है वो सब का सब आंट एमा के अकाउंट में है। एम्प्लॉय उसे कॉल करता है और कहता है कि जल्द से जल्द उसे वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो उसका सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि उसकी बीवी कहती है कि उन्हें उसकी आंट के फ्यूनरल पर लंदन जाना चाहिए, पर जॉर्डन कहता है कि तुम्हारी आंट इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी हैं, उनकी डेड बॉडी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं स्विस बैंक नहीं गया तो मेरा सारा पैसा चला जाएगा। वो यॉर्ट के कैप्टन को कहती हैं कि यॉर्ट को यहाँ से सीधा स्विस की तरफ ले चलो। लेकिन जब उनका यॉर्ट समंदर के बीच में पहुँचता है तभी वहाँ एक भयंकर तूफान आ जाता है। उनका यॉर्ट पलट जाता है, पर उनकी किस्मत अच्छी होती है कि उन्हें प्लेन से बचा लिया जाता है और ये प्लेन और कहीं नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा जा रहा होता है। यानी कि अब ये सही वक्त पर स्विस बैंक पहुंच जाएंगे। पर तभी एक समुद्री पंछी आकर उनके प्लेन से टकरा जाता है, जिससे ब्लास्ट भी होता है। ये देखकर जॉर्डन को ऐसा लगता है कि जैसे ये खुदा का इशारा है। खुदा चाहता ही नहीं कि वो स्विस बैंक तक पहुंचे, इसलिए वो स्विस बैंक जाता ही नहीं और वापस आ जाता है। अब 2 साल और गुजर जाते हैं और एक दिन FBI उसे गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल स्विस बैंक का वो एम्प्लॉय जिसने उसका अकाउंट वहाँ पर खुलवाया होता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है और वो जॉर्डन का पूरा भांडा फोड़ देता है। यहाँ पर जॉर्डन के ऊपर केस चलता है। हालांकि उसे ज़मानत रिहाई मिल जाती है, लेकिन उसके बदले उसे $10 मिलियन देने पड़ेंगे। जॉर्डन के पास अब इतना पैसा नहीं है क्योंकि उसका सारा पैसा स्विस बैंक में फंस गया था, इसलिए बेल के पैसे देने के लिए उसे अपने घर को, अपनी गाड़ी को और अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। और यहाँ पर उसका दोस्त, उसका पार्टनर उसकी हेल्प के लिए आगे आता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेल के 10 मिलियन मैं चुका दूंगा। जॉर्डन उस बात पर बहुत खुश होता है और अपने दोस्त को अपने गले से लगा लेता है। जॉर्डन जब घर जाता है तो उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि बच्चों की कस्टडी मैं अपने पास रखूँगी। इस बात पर जॉर्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत सारा ड्रग ले लेता है। वो अपनी बेटी को उठाता है और गैराज में खड़ी गाड़ी में बिठा देता है। यहाँ पर उसकी बीवी भी आती है और वो एक राड से गाड़ी के शीशे पर वार करती है। तभी जॉर्डन गाड़ी को बैक करके बाहर ले जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि गाड़ी पीछे दीवार से टकरा जाती है। उसकी बीवी अपनी बेटी को यहाँ से ले जाती है और ये वो पल होता है जब जॉर्डन अपने ख़ानदान को हमेशा के लिए खो देता है। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले FBI वाले जॉर्डन की चेस्ट पर एक माइक लगा देते हैं
ताकि वह अपनी कुलीग से जो भी बातें करे उन्हें सुनाई दें और जॉर्डन के कुलीग के खिलाफ FBI को सबूत मिल जाए। दरअसल यहाँ पर जॉर्डन अब एक सरकारी गवाह बन गया होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बहुत लंबी सज़ा होगी। वो ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने के बाद जब वो अपने कुलीग से बातें कर रहा होता है तो वो एक पीली चिट पर उसे लिख कर देता है कि मेरी सारी बातें FBI सुन रही है, इसलिए तुम अपना कोई भी राज मत बोलना। दरअसल वो चाहता था कि उसका दोस्त एज़ोफ बच जाए। अगली सुबह जॉर्डन के घर पर FBI का ऑफिसर आता है और वो उसे वही येलो पेपर दिखाता है जिस पर उसने अपने दोस्त एज़ोफ के लिए नोट लिखा था, इसलिए FBI उसे गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ उसके ऑफिस में भी रेड पड़ती है जहां पर FBI बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है और अब जॉर्डन का ऑफिस भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जॉर्डन पर मुकदमा चलता है और उसने FBI की जो मदद की थी उसकी वजह से उसे 36 महीने यानी 3 साल की सज़ा होती है, पर उसे 22 महीने में छोड़ दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद वो सेमिनार करता है जहां पर वो लोगों को सेल्स की टेक्निक सिखाता है। यहाँ पर वह अपनी जेब से पेन निकालता है और सेमिनार में बैठे लोगों से पूछता है कि अगर आपको इसे मुझे बेचना हो तो आप कैसे बेचोगे। बहुत से लोग पेन के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन जॉर्डन को जिस जवाब का इंतज़ार होता है वो उनमें से कोई भी नहीं देता। इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। जॉर्डन की ज़िंदगी की कहानी हम सब के लिए एक सबक है कि भले ही बुराई के रास्ते पर चलकर आप कितनी ही दौलत कितनी ही शोहरत क्यों न कमा लें, पर ऐसे रास्ते पर चलने के बाद कभी किसी को सुकून नहीं मिल सकता, जैसे कि जॉर्डन की ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को भी खो दिया। इसलिए हर किसी को सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी के साथ कामयाबी हासिल करनी चाहिए ताकि वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।